बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था न्यूक्लियस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों के सामने मैंने बनाई हुई है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और इसका फंक्शन क्या है। सही, तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिया हुआ है मैंने, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास न्यूक्लियस डबल लेयर होती है। ये जो न्यूक्लियस है, इस जो इसके ऊपर जो डबल मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है। तो ये जब इसके साथ अटैच है तो इसी वजह से मैंने न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करना चाहा। तो देखो, हमारे पास वही न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियोलस है। इनको तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। तो हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? इसके अंदर आपको ये सुर्ख सुर्ख डॉट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। इनको मैंने क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। दर हकीकत राइबोसोम्स की शक्ल कुछ इस तरह से नहीं होती, लेकिन क्या करें, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए राइबोसोम की स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा की। जब राइबोसोम्स का अपना वो आएगा, लेक्चर आएगा, उसके अंदर इंशाल्लाह फिर राइबोसोम को डीपली स्टडी करेंगे। अच्छा, वहाँ से आते हुए जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, उधर से नीचे आप लोग दिख रहे हैं कि हमारे पास जो येलो कलर है, येलो कलर के अंदर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोगों का जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, अभी आते हैं कि दर हकीकत इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनके अफ़ाल क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं अपने तैयार करदा लेक्चर में कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या फंक्शंस है, क्या काम ये परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ये एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी होती है। अच्छा, अभी सिस्टर्नी क्या चीज़ होती है, ऊपर वाले डायग्राम पे वापस जाते हैं ज़रा। इधर देखो, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है जिस तरह की ये एक अलग सिस्टर्नी है। कुछ एलोंगेटेड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एलोंगेटेड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। ये देखो, ये हर एक सिस्टर्नी अलग अलग सिस्टर्नी, इनको अलग अलग सिस्टर्नी बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग से जब ये पैक हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर इनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, सिस्टर्नी विच आर एलोंगेटेड क्लोज्ड सेक्स। अच्छा, वो खुले हुए सेक्स नहीं होते, बिल्कुल क्लोज्ड सेक्स होते हैं और वो एलोंगेटेड होते हैं। जो हमारे पास सिस्टर्नी होते हैं, ये हमारे पास एलोंगेटेड सेक्स होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, कौन से मेम्ब्रेन से कौन से मेम्ब्रेन तक ये इनकी एक्सटेंशन होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन के हम लोगों ने जैसे कि कल पढ़ा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अपर लेयर से जो मतलब अर्फेयर जो उसको दो लेयर कवर कर रहे थे, बाई लिपिड बाई लेयर जो उसको कवर कर रहे थे, उसके दूसरे लेयर से शुरू होकर के फिर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तक इसकी एक्सटेंशन होती है। मतलब वो बिल्कुल उसके पूरे सेल को इसने कवर किया होता है, काइंड ऑफ। सही, फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, यूकैरियोटिक, यू मतलब जो हमारे पास एडवांस सेल्स है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स नहीं है, प्रोकैरियोट्स के बगैर जितने सेल्स हैं हमारे पास यूकैरियोट्स, यू मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस होती है, उन सेल्स के अंदर ये ऑलमोस्ट सब के सब में पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है इसके टाइप्स। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके हमारे पास दो किस्में हैं, जिस तरह कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि हमारे पास एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स कैरी बोथ ऑफ द ईआर। अच्छा, क्या बोलते हैं कि तकरीबन 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 ये जो हमारे पास पहला और दूसरा टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मतलब रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तकरीबन पाया जाता है ऑल सेल की बोथ ऑफ देम, मतलब अक्सर सेल्स में ये बोथ पाए जाते हैं। मतलब उनके अंदर ये वाले भी होते हैं और ये वाले भी होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स जो हमारे पास वो मसल्स है जो हमारे पास बोन से अटैच है, बोन से अटैच, जिस तरह कि आप बाइसेप और ट्राइसेप्स की
मसल्स की बात कर सकते हो। तो उन मसल्स के जो मसल होते हैं ये कह रहे हैं कि है वो मोर, उनके अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, बेशक होती है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर मोर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर मोर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसकी वजह से उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं। मतलब वहाँ पे तो हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्मूथ रेटिकुलम के ज़्यादा होने की वजह से इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये हो गया इसके दो टाइप्स। आ जाइए अभी हर एक टाइप को अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह के आपको पता है कि रफ क्यों दिखता है या इसकी अपीयरेंस क्यों रफ होती है, वो हमें बताया कि इसकी रफ अपीयरेंस राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से होती है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट अपीयर्स रफ बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। ये कहते हैं कि ये रफ दिखाई देता है क्यों 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 वे चीज़ ये बोल रही है कि ये क्यों रफ दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। यही रीज़न है कि ये जो हमारे पास राइबोसोम्स की अटैचमेंट इसके ऊपर होती है, इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस रफ होती है। अटैच्ड ऑन द साइड टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। जिस तरह कल हमने कहा था कि ये कौन से साइड पे अटैच होते हैं, जो हमारे पास लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की एक इनर लेयर थी और एक अपर लेयर थी। ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास रहा न्यूक्लियस और ये रह गया न्यूक्लियर पोर्स। तो हमारे पास लेट्स सपोज एक नीचे वाली, ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है, लेकिन ये वाली लेयर, ये वाली जो ऊपर साइटोप्लाज्म की तरफ है, इस लेयर के साथ हमारे पास ये अटैच्ड होते हैं। क्या अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अटैचमेंट होती है। द फंक्शन इन फॉर्मेशन, इनका फंक्शन क्या होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अटैचमेंट होती है किस चीज़ की? राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री भी हम उसको बोलते हैं, उसको अलग लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अब ये समझे कि ये राइबोसोम्स जो है हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। मेन फंक्शन जो राइबोसोम्स का होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, और यही राइबोसोम्स के ऊपर जब अटैच्ड है तभी तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रांसलेशन के हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, उन फेजेस को अलग अलग से स्टडी करना है, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, या फिर हम लोग इस चीज़ को मतलब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जो ये ट्रांसलेशन है यहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा लेक्चर है, मतलब यहाँ पे बहुत टाइम लेगा अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्या कहते हैं? दे फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं किसकी वजह से? हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से ये हम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कैन फॉर्म प्रोटीन ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स। देखो वही बात जो मैंने अभी कही कि ये बना सकते हैं प्रोटीन। क्यों बना सकते हैं? इनका अपना काम नहीं होता, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तभी ये फंक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। भाई मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह होता है और मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है? जैसे हमारे पास साइटोस्केलेटन, नाम आप लोगों ने अगर सुना होगा कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन ले सपोज ये पास हमारे पास कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो वो इस तरह का नेटवर्क है, एक नेटवर्क है जो सेल को क्या करता है? सेल को पिच होने नहीं देता, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देता, या फिर उसको क्या बोलते हैं, प्लांट सेल में तो हम उसको टर्जिडिटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे मतलब उसको उभरा हुआ, मतलब उसको पिच होने नहीं देता, इस तरह से चिमटने नहीं देता, उसको हमेशा उसकी गोलाई को उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो यही फंक्शन इसके साथ ये भी करता है। कहते हैं कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देती है। एक फंक्शन इसका क्या है? एक फंक्शन इसका है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा फंक्शन है इसका उसको वो करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। अच्छा, फिर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये कंटिन्यूस फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इस तरह नहीं है कि कुछ अलग जगह पे कोई और नई ऑर्गेनेली है, नहीं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर ही जहाँ तक राइबोसोम्स की अटैचमेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो रफ एंडोप्लाज्मिक हुआ। जहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स की अटैचमेंट ख़त्म हो गई, वहाँ से फिर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू होता है। ये बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो राइबोसोम्स फाउंड सो दैट नेम्ड एज SER। इनके अंदर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसको
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स की अटैचमेंट नहीं होती। उसके बाद हैविंग स्मूथ अपीयरेंस, इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है, जिस तरह कि हमारे पास दूसरा था, जितना मतलब वो हमें डार्क दिखता था, सॉरी डार्क नहीं, वो हमें रफ दिखता था, ये उस तरह नहीं दिखता, ये बिल्कुल स्मूथ दिखता है। फंक्शन इन डिफरेंट, इनके जो है ना डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में के अंदर इनके काम है, इनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, हमारी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, या मतलब जिस तरह की हमारी डाइजेशन हो गई, जिस तरह से यही फंक्शन होता है इनका, जैसे कि हमारा मतलब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को की एक्टिविटीज़ को के अंदर इनका बहुत मेन रोल होता है। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जिनके अंदर ये काम करते हैं, या इनका वहाँ पे फंक्शन होता है, या ये हम वहाँ पे उन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स, क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इसका मेन रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन का डिटॉक्सिफाई क्या मतलब है, डिटॉक्सिफाई एक चीज़ टॉक्सिक है, उस चीज़ को टॉक्सिसिटी से कम करा के उसको नॉर्मल करना, ये क्या करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर फंक्शन करता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर के अंदर होता है, जो लीवर होता है हमारे पास, वही जिसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं, उसके अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स, हमारे पास जितनी भी सिंथेसिस हमारे पास बॉडी के अंदर होती है, वो लिपिड की हो, चाहे हॉल्स की हो, चाहे फॉस्फोलिपिड की हो, चाहे स्टीरॉइड्स की हो, मतलब ऑल द लिपिड्स वगैरह, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई जो मेंशन की गई है, इनकी फॉर्मेशन या इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, इनकी सिंथेसिस भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। स्टोर कैल्शियम हाइंस, अच्छा ये कैल्शियम हाइंस कंट्रोल करते हैं, कैल्शियम हाइंस की इनके अंदर इनके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स को कंट्रैक्ट रिलैक्स करने में इन लोगों का बहुत काम होता है। जब ये कैल्शियम आयन जो इसके अंदर स्टोर होते हैं, जब इसको रिलीज़ किया जाता है, व्हेन दे आर रिलीज, तो इनका फंक्शन होता है मसल कंट्रक्शन ऑफ मसल्स में। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स, इनके अंदर जो है ना ये एक और काम करते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल के अंदर ये जो है ना एक्सटेंड होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट में करने में भी मदद कराते हैं, किस चीज़ की, सेल की। उसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन जो सिंथेसिस हुई है हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे गलती नहीं करना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है, नहीं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होती है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास प्रोटीन बन गए थे, ये प्रोटीन जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़ फिर अलग ऑर्गेनली है, उसको फिर अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये प्रोटीन जो है ना ये भी कहाँ से जाता है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होकर कहाँ पे जाता है, गोल्जी अपैरेटस में जाता है। ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती है इसके पास फिर यही प्रोटीन जाकर फंक्शनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास, हाँ ये बहुत मेन पॉइंट, इसको याद करें, ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक, जो हमारे पास इस वाले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स हमारे पास जो सिंथेसिस हुए थे, ये प्रोटीन जो है ना वो फंक्शंस नहीं होते, ये क्या होते, ये फंक्शनल नहीं होते, मतलब ये जो है ना फुल्ली वो नहीं होते। फिर इनका प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का प्रोसेस काम पे होता है, वो गोल्जी बॉडीज़ के अंदर होता है, और ये गोल्जी बॉडीज़ तक इस प्रोटीन को पहुँचाना जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बना हुआ है, ये फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और सबसे लास्ट फंक्शन जिस तरह के हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था, एसएम हेज, इनका भी यही फंक्शन होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं किस चीज़ को, सेल को हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, या मतलब उसको जो एक दूसरे में चिमटने नहीं देते। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर, और बराए करम प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब प्लस लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, दैट वाज द लेक्चर ऑफ द डे।